गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है बहुत अच्छे से घरों में होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो है आप अपनी नियमित कक्षाएं भी जो है वो ले रहे होंगे। तो बात करते हैं, देखिए टॉपिक जो आज का हमारा है वो है शब्द। शब्द के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्णों के बारे में हम डिटेल में हमने पूरी एक क्लास ली थी कि किस तरीके से जो है वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं। वर्णों के भेद में हमने स्वर व्यंजन देखे थे, फिर स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं, कौन से स्वर के भेद होते हैं, कौन से व्यंजन के भेद होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे शब्दों की, क्योंकि वर्णों के बाद जो हमारा हमने अगर आपको याद हो तो हमारा जो व्याकरण के विभाग हमने पढ़े थे वो 3 विभाग हमने पढ़े थे। पहला था वर्ण विचार, ठीक है, फिर उसके बाद था हमारा शब्द विचार और उसके बाद जो तीसरा विचार हमने पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा वाक्य विचार। अब ये 3 जो टॉपिक हमारे रहेंगे ये कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे। वर्ण विचार हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमारा आता है शब्द विचार। शब्द विचार वर्ण विचार के बाद क्यों आता है? क्योंकि वर्णों के मिलने से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो वर्ण शब्द की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें सार्थक, ठीक है, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये है हमारी शब्द की डेफिनेशन कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये हो गई है इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के क्या मायने हैं, क्या ये डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। तो पहली बात कि 2 या 2 से अधिक वर्ण कितने होने चाहिए हमारे पास? या तो 2 हो या फिर 2 से अधिक क्या होनी चाहिए? वर्ण होनी चाहिए। और जब उन वर्णों को हम मिला देंगे तो फिर हमारे पास एक सार्थक, सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलेंगे तो उन वर्णों के मिलने से कोई अर्थ वाला शब्द हमारे पास आएगा और वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे अब इसके उदाहरण से हम समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक व्यंजन लिया ज और ल, वैसे तो ये अभी हम सिर्फ व्यंजन की बात कर लेते हैं, ज और ल, तो क्या बना ये? जल। तो देखिए 2 व्यंजन है हमारे पास, एक हो गया ज और एक हो गया ल। इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना वो है जल। जल का अर्थ हमें पता है कि जल का अर्थ क्या होता है? पानी। तो 2 वर्णों के मिलने से, इसमें तो हमारे पास कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं। फिर क्या 2 ही वर्ण से बनकर शब्द बनेंगे? जी नहीं, हमने कहा 2 या 2 से अधिक। अब वो 2 से अधिक कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं। तो 3 वर्ण के अगर शब्द की बात करें तो जैसे हमने लिया का, उसके बाद हमने लिया म, फिर लिया ल, तो क्या बना? कमल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 वर्णों वाला शब्द। कमल का अर्थ आप सभी को पता है, कमल एक फूल होता है, ठीक है। तो ये कमल हो गया 3 वर्ण का हमारा शब्द। 4 वर्ण की अगर बात करें तो 4 वर्ण से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे ब, र, ग, द। 4 वर्ण इसके अंदर है, अब 4 व्यंजन इसके अंदर है, तो शब्द बना बरगद। बरगद एक वृक्ष है, वृक्ष का नाम है, ठीक है। तो ये 4 वर्णों का हो गया। तो क्या 5 वर्ण से भी बन सकते हैं? बिल्कुल 5 वर्ण से भी शब्द बनते हैं। जैसे बात करें गिड़, गिड़ाना। अब देखिए 1, 2, 3 और 4 और ये 5, ये 5 वर्ण हमारे पास हो गए। और इन 5 वर्णों से हमारे पास जो शब्द बना वो बना गिड़गिड़ाना, यानी किसी के सामने क्षमा प्रार्थना करना। ये क्या हो गया? गिड़गिड़ाना। इस तरीके से हमने देखा कि वर्ण जो है
उनके सार्थक मेल, और वर्ण कितने होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, वो वर्ण कितने भी हो सकते हैं, उनके सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ वाले, जिनका कोई अर्थ निकले, ऐसे वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ये हो गई हमारी शब्द की डेफिनेशन कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब बात करते हैं कि शब्द हमने देख लिया, शब्द किसे कहते हैं और कितने वर्णों से जो है शब्द बन सकते हैं। अब देखिए इन सब का कोई ना कोई अर्थ निकला है, जैसे जल, जल का अर्थ होता है पानी, कमल एक प्रकार का एक फूल होता है, एक फूल का प्रकार है, बरगद एक वृक्ष का प्रकार है, और गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना का अर्थ होता है किसी से क्षमा प्रार्थना करना, ठीक है, ये हो गया गिड़गिड़ाना। अब अगर मैं इन्हीं वर्णों की बात करूं, इन्हीं में से एक वर्ण हम समझ लेते हैं, एक शब्द को हम समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं जल का। अगर मैं इस जल को इस तरीके से ना लिखकर और ऐसे लिख दूं, पहले ल लिख दूं फिर ज लिख दूं, और ये बनेगा लज। क्या इस लज का कोई अर्थ होता है? जी नहीं, लज का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये लज जो है ये शब्द नहीं माना जाएगा, ये निरर्थक शब्द है, बिकॉज इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया निरर्थक। तो सबसे जो मेन कंडीशन है इसके अंदर वो ये है कि जो वर्ण मिलेंगे, जो वर्णों का मेल होगा वो कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ जो है वो अवश्य निकलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये हो गई हमारी शब्द की डेफिनेशन, हमने शब्द को समझा। अब बात करते हैं कि जब शब्द की डेफिनेशन हो गई है तो क्या शब्द के प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल, शब्द के प्रकार भी होते हैं, और शब्द जो है उसके प्रकारों की अगर बात करें तो प्रकार कई होते हैं, जिन्हें आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे, अदरवाइज आप इसके प्रकारों में उलझ जाएंगे। कैसे? तो देखिए इसके जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं, और वो 4 कौन कौन से होते हैं उन्हें हम समझेंगे। तो देखिए पहला जो है वो होंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति कहे या व्युत्पत्ति कहे, एक ही मतलब होता है, के आधार पर, मतलब कि शब्दों का की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों का जन्म कैसे हुआ, उसके आधार पर पहला विभाजन होगा शब्द का। उसके बाद होगा बनावट के आधार पर, कि शब्द फिर बने कैसे हैं, तो हो जाएगा हमारा बनावट के आधार पर। दूसरा शब्द का जो प्रकार है, वर्गीकरण है, वो हो जाएगा हमारा बनावट के आधार पर। उसके बाद जो तीसरा प्रकार होगा हमारा वो होगा प्रयोग के आधार पर, कि शब्दों को फिर प्रयोग किस आधार पर किया जाएगा, तो प्रयोग के आधार पर भी हमारे पास भेद होंगे। और जो तीसरा भेद चौथा भेद होगा वो होगा हमारा अर्थ के आधार पर। चौथा जो भेद निकलेगा वो आएगा अर्थ के आधार पर। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है, ये तो हमने सिर्फ वर्गीकरण किया है कि शब्द के किस प्रकार से हमारे पास भेद आएंगे। अब व्युत्पत्ति के आधार पर जो भेद होंगे वो अलग होंगे, बनावट के आधार पर जो भेद होंगे वो अलग होंगे, प्रयोग के आधार पर जो होंगे वो अलग, और अर्थ के आधार पर होंगे वो अलग। अब इतने सारे, अब जब हमारे पास एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर वाला इसमें आ जाता है, इधर वाला इसमें आ जाता है, इधर वाला उधर चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिवीजन। जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतनी ही चीजें हमें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये हो गए शब्द के वर्गीकरण, कि शब्द जो है वो किस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण किया गया। सबसे पहला देखते हैं उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर कि शब्द का जन्म कैसे हुआ। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म, शब्दों का जन्म कैसे हुआ। तो शब्द जो है वो हमारे पास आए कहाँ से, व्युत्पत्ति मतलब उन भाई कहाँ से उनका ओरिजिन है, कहाँ से वो जन्म लिया उन्होंने। तो इसमें हमारे पास 4 भेद होंगे, और 4 भेदों में आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। इसमें अगर बात करें तो हमारे पास 4 जो है प्रकार के उत्पत्ति के आधार निकलेंगे।
एक तो होगा तत्सम, दूसरा होगा हमारा तद्भव, तीसरा होगा देशज और चौथा होगा हमारा विदेशी। इसके अलावा एक और होता है संकर, ठीक है, लेकिन वो अभी आपके लेवल पे तो नहीं है, बाकी एक भेद और होता है संकर। फिर ये 4 हो गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। अभी इन्हें हम सबको डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसका एक तरीके से कैसे इनकी जन्म हुआ, कैसे इनको प्रयोग किया जाता है, कैसे इनकी बनावट होती है, उस आधार पर सिर्फ इस वर्गीकरण को देख रहे हैं। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए बेटर ये होगा कि आप इन चीजों को बार बार रिवाइज करें। बनावट के आधार पर बात करें, बनावट मतलब स्ट्रक्चर, शब्दों का स्ट्रक्चर क्या होता है, शब्द बने कैसे हैं, तो इसके आधार पर हमारे पास 3 भेद होंगे। एक तो होगा रूढ़ शब्द, दूसरा होगा योग रूढ़ शब्द, और तीसरा जो होगा वो होगा हमारा यौगिक शब्द। ये 3 होंगे हमारे पास बनावट के आधार पर। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके 2 भेद होंगे प्रयोग के आधार पर, मतलब हम उसे यूज कैसे करेंगे। तो 2 तरह से जो शब्द का यूज होता है, एक होगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी। उसके बाद चौथा और अंतिम जो प्रकार है वर्गीकरण का, उसमें आता है अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर फिर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होंगे। एक शब्द हो जाएंगे सार्थक और दूसरे जो टाइप होगा वो हो जाएगा हमारा निरर्थक। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर कि किस तरीके से इतने सारे भेदों को हम याद करें, ठीक है। लेकिन अगर इंसान मन में ठान ले तो कोई भी चीज जो है वो मुश्किल नहीं होती, हमारे लिए भी ये मुश्किल नहीं है। कैसे, अब इन्हें एक एक करके हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, और बार बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसे बार बार इन चीजों को समझ ले। हमें सिर्फ पहले 4 प्रकार याद करने हैं वर्गीकरण में, कि किस किस आधार पर शब्दों की बनावट है या उत्पत्ति हुई, प्रयोग के आधार पर कैसे है और अर्थ के आधार पर कैसे है। उसके बाद हमें याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, फिर याद रखना है बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और प्रयोग और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले इजी वालों को याद कर ले, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 है और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वालों के साथ देखिए अर्थ शब्द साथ में आएगा, सार्थक, स प्लस अर्थक यानी सार्थक, ऐसे निरर्थक, निर प्लस अर्थक। तो सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ये हो गए प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन काल के आधार पर अगर कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंज आता है, तो वो तो हो जाएंगे विकारी। और जो लिंग वचन काल आदि के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एज इट इज रहते हैं, वो हो जाएंगे हमारे अविकारी। बनावट के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, इन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे हमारे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इन्हें अब एक एक करके हम अलग अलग समझ लेते हैं कि होते क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। हमने बात की कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 4 भेद निकल कर आए। पहला शब्द है तत्सम, दूसरा तद्भव, उसके बाद देशज और फिर विदेशी। अब ये होते क्या है, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति मैंने बताया अभी जन्म, यानी शब्दों का जन्म कहां से हुआ। तो देखिए हमारे पास अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो देखिए सबसे पहले क्या था, हमारे यहाँ पर संस्कृत चलती थी और उसी संस्कृत में वेदों का निर्माण हुआ, ठीक है। वो संस्कृत कैसी थी, जटिल संस्कृत थी। जटिल यानी कठिन संस्कृत थी। आम आदमी, हम और आप उस संस्कृत को ना बोल पाते थे अच्छे से, ना समझ पाते थे। तो उसके बाद किसका लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से लौकिक संस्कृत का निर्माण किया, जो वैदिक संस्कृत से थोड़ी सी इजी थी,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि लौकिक भी जो है इसमें भी इतनी इजी नहीं थी लौकिक भी। उसके बाद फिर हमारे पास पाली आई, ठीक है। पाली के बाद हमारे पास आई प्राकृत भाषा आई। पाली और प्राकृत जो है वो एक ही साथ आई थी। उसके बाद फिर अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश भाषा जो थी वो थी ऐसी भाषा, अपभ्रंश मतलब का वैसे तो होता है अर्थभ्रष्ट यानी बिगड़ा हुआ रूप। तो ये वाली जो लैंग्वेज आई, ये लैंग्वेज जो है वो बहुत इजी थी। यहाँ पर आकर लोगों को लगा कि हाँ ये हमारे आम बोलचाल की भाषा हो सकती है। तो इस तरीके से जो है संस्कृत का दिन बे दिन जो है वो रूप बदलता चला गया। सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी जो बहुत कठिन थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई जो इससे इजी थी लेकिन ये भी कठिन थी। तो फिर पाली और प्राकृत भाषा को लोग समझने लगे। उसके बाद इन्हीं से जो है अपभ्रंश भाषा का जो है उत्पत्ति हुई। अब यहाँ देखिए आपको ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ये भेद समझने हैं। वैदिक संस्कृत में जो भाषा बोली जाती थी, मैंने कहा वो कैसी थी, कठिन थी। और उसके बाद उसका जो इजीएस्ट रूप हमारे पास आया वो आया अपभ्रंश। अब वैदिक संस्कृत में कुछ शब्द बोले जाते थे, वो शब्द आज भी हमारे पास एज इट इज है, वो शब्द आज भी हम प्रयोग में लेते हैं। वो शब्द हमारे कौन से कहलाते हैं, तत्सम शब्द। वो शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द का मतलब क्या हो गया, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे हिंदी में आज तक प्रयोग हो रहे हैं। यानी जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं लेकिन वो हिंदी के शब्द नहीं है, वो किसके शब्द हैं, वो है संस्कृत भाषा के शब्द। वही शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो फिर तद्भव क्या होते हैं, तद्भव वे शब्द हैं जो थे तो संस्कृत भाषा के लेकिन अपनी जीभ की को ज्यादा कष्ट ना देने के की टेंडेंसी के कारण हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा इजी बना लिया, इनको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया और इजी बनाने के चक्कर में ये शब्द नए शब्द बन गए और ये शब्द हमारे पास हो गए तद्भव शब्द। कैसे, अब इस चीज को समझ लेते हैं। हमने दो चीजें समझी कि वे एक तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और एक ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन कुछ अलग रूप में, इजी रूप में हमने उसको ढाल लिया है, वो हो गए हमारे तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तद्भव शब्द उसी से आए हैं, यानी किससे आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं, लेकिन इनका रूप जो है वो हमने बदल लिया है संस्कृत के बदले हुए रूप में। संस्कृत शब्द बदले हुए रूप में, ये हो जाएगा इसका मतलब। शब्द तो संस्कृत के ही थे लेकिन हमने इनका रूप जो है वो अपने मुख सुख के कारण बदल लिया है। मुख सुख का मतलब होता है अपने मुख की सुविधा के कारण, सुविधा के लिए हमने इनको बदल लिया। तो कौन कौन से शब्द होते हैं, देखिए शब्द है क्षीर। अब इस क्षीर को हम आज भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन इस क्षीर का, ये क्षीर तो संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत में ये क्षीर शब्द होता था, लेकिन इस क्षीर शब्द को हम अब अपने सहूलियत के हिसाब से हमने इसको अलग रूप में प्रयोग किया और इसको हमने बना दिया खीर। खीर तो हम सबके घर में बनती ही है किसी ना किसी ओकेजन पर, तो हमने इस क्षीर शब्द को, क्योंकि क्षीर बोलने में थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव होता था, हमने इसे बना दिया खीर। तो ये हो गया, यहाँ पर ये शब्द तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत का ही शब्द है, हमने इसे अपनी मुख सुख के आधार पर चेंज कर दिया और बना दिया खीर, ये बन गया हमारा तद्भव शब्द। ऐसे ही ग्राम, ग्राम यानी विलेज, ग्राम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये हो गया तत्सम शब्द और इसे हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिया और बना दिया गांव, ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। तो आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया होगा
कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो हो गए तत्सम। और तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द थे लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार उनको बदल लिया। और किसमें बदल लिया? उनको कुछ इजी भाषा में बदल लिया, कुछ इजी बना लिया उन्हें, और वो हमारे हो गए तद्भव शब्द। उम्मीद करती हूँ दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। अक्सर जो इसका कौन कौन से शब्द जो हैं वो आएंगे तत्सम में, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। छ है, त्र है, ये जो ज्ञ होता है, ये जब वर्ण जिस शब्द में आ जाएंगे, या फिर रै के जो प्रकार है, रै के जो रूप है, जैसे एक तो हम लिखते हैं पदेन रे, पिछले उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये, या फिर रेफ वाले जैसे ये, ठीक है। और एक ये वाले जहां पर आपको मिल जाएंगे जिन वर्णों में, वो आपके कौन से शब्द हो जाएंगे? वो आपके होंगे तत्सम शब्द। ये पहचान आपको याद रख लेनी है कि जिन जिन वर्णों में ये आएंगे वो तत्सम ही होंगे। जैसे हमने भी बात की क्षीर, तो क्षीर में छ छत्री आ गया। हमने बात की ग्राम, तो ग्राम में ये वाला रै आ गया, पदेन रै, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द। लेकिन सुविधा के अनुसार हमने इन्हें चेंज किया और आज वो बदले हुए रूप ही हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में है, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो फिर देशज क्या होते हैं? अब बात करते हैं देशज की। तो हमारी जो लौकिक भाषा है, हमारे आसपास की जो भाषा है, उन भाषाओं से भी हमारे पास कुछ शब्द जो है हमने अपनी हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं, और इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे इसे हम कह सकते हैं कि आसपास बोली जाने वाली जो भाषा है, उसके शब्द जो है वो हम हमारी हिंदी में प्रयोग करने लगे, और इन्हीं शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। तो फिर ये शब्द कौन कौन से होते हैं? इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे गाड़ी है, जूता है, ये इस तरह के शब्द हैं जो हम आम लोकल भाषा में हम हमारे यहाँ यूज करते हैं, और इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है वो हिंदी भाषा में होने लगा, तो ये शब्द कहलाए देशज शब्द। तो फिर विदेशी शब्द क्या होते हैं? तो विदेशी शब्द वे होते हैं जिनमें दूसरी भाषाओं के शब्द, चाहे वो अंग्रेजी के हो, ठीक है, चाहे वो उर्दू के हो, चाहे फारसी, पुर्तगाली, ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द, कुछ शब्द, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बट काफी शब्द ऐसे हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, और इतने ज्यादा प्रयोग होते हैं कि हम इनके हिंदी अर्थ भूल गए हैं कि क्या होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, अंग्रेजी शब्द का आजकल बहुत ज्यादा अंग्रेजी प्रचलन में है, और अंग्रेजी शब्द में डॉक्टर शब्द जो है इसको लेते हैं, तो ये अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हम इसे हिंदी में प्रयोग करते हैं और कॉमन यूज करते हैं इसे, और हम भूल गए कि इसे हम इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हमें हिंदी में ये नहीं पता कि इसे हम चिकित्सक कहते हैं। हॉस्पिटल ले ले, हम कॉमन यूज करते हैं हॉस्पिटल वर्ड, लेकिन हम में से बहुत सारों को नहीं पता कि हॉस्पिटल को हिंदी में चिकित्सालय बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें दूसरी भाषाओं से मिले हैं। तौलिया है, ठीक है, और आपके जो है अलमारी है, बटन है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा के नहीं है, लेकिन हम इन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। चूंकि ये हमारे देश के नहीं है, दूसरे देश के हैं, इसलिए इनका नाम हो गया विदेशी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के थे और एज इट इज हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो हो गए तत्सम। तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत के तो शब्द थे, लेकिन मुख सुख के कारण हमने उन्हें इजी फॉर्म में ले लिया, वो हो गए हमारे तद्भव शब्द। उसके बाद देशज शब्द, हमारे आसपास बोली जाने वाली भाषाओं के कुछ शब्द हमने हिंदी में प्रयोग करने शुरू किए, जैसे गाड़ी, जूता, वो हमारे हो गए देशज शब्द। और कुछ ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से हमने अपनी हिंदी में ले लिए, उन शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द।
उसके बाद है एक संकर शब्द, ये मिला जुला रूप है, संकर का अर्थ ही मिला जुला होता है। ये आपके टॉपिक में नहीं है, सिर्फ मैंने इसका नाम बता दिया है अभी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे भेद ऑलरेडी हो चुके हैं, आप इनमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ये 4 ही इसके याद रखेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी इनकी जन्म के आधार पर, इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द हमने पढ़े। अब सेकंड जो वर्गीकरण है हमारा वो है प्रयोग के आधार पर, या पहले कर लेते हैं बात हम बनावट के आधार पर बात कर लेते हैं। तो बनावट के आधार पर हमने पढ़े 3 भेद हमने पढ़े, और वो 3 भेद हमारे हैं, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द, और तीसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो खंड करने, जिनके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकले, मतलब इन शब्दों के अगर हम टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो सिर्फ हमारे पास व्यंजन बच जाएंगे। जैसे जल शब्द है, इस जल शब्द के अगर हम और टुकड़े कर दें, यानी इसे तोड़ दें, तो हमारे पास सिर्फ क्या आएंगे, व्यंजन आएंगे, जय और लय। अब ना खाली जय का कोई अर्थ होगा और ना ही लय का कोई अर्थ होगा। तो ये रूढ़ शब्द है, अर्थात ये वे शब्द हैं जो जिनका अर्थ परंपरा से ही चला आ रहा है, जिनका अर्थ जो है वो टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ये होंगे परंपरागत शब्द होंगे, इसलिए इन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। फिर योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो 2 शब्दों के, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनेंगे। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय में 2 शब्द हैं, विद्या और आलय। अगर दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो दोनों का ही कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। ये विद्या का अर्थ हमें पता है क्या होता है, ठीक है। और आलय, तो आलय का जो है वो अर्थ होता है घर। तो ऐसा घर जो किसके लिए है, विद्या के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द। 2 शब्द हमने पढ़े। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरागत रूप से हमारे पास है, जिनके टुकड़े करने पर और कोई उनका अर्थ नहीं निकलेगा, ये तो होंगे हमारे रूढ़ शब्द। जैसे जल हो गया, कल हो गया, ठीक है, कमल हो गया। कमल के भी अगर आप टुकड़े करेंगे तो कोई और अर्थ नहीं निकलेगा। योग रूढ़ शब्द में हमने पढ़ा कि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे रसोई घर, तो रसोई का अर्थ होता है खाना, और घर यानी ऐसा घर जिसमें हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो रसोई के लिए घर हो गया। ऐसे हिमालय, हिम का घर, ठीक है। तो ये सब किसके उदाहरण है? ये हमारे उदाहरण हो गए योग रूढ़ के, क्योंकि इनके टुकड़े करेंगे तभी हमारे पास कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। ये हो गए उदाहरण इसके। अब बात करते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका कोई अन्य अर्थ निकलता है। अब अन्य अर्थ कैसे निकलेगा? जैसे मैंने शब्द लिया जलज। अब ये जलज शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हमारे पास जल और दूसरा शब्द है ज। अब इस खाली अगर ज होगा तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, लेकिन ये जल शब्द के साथ आया है तो इसका अर्थ हो गया जन्म लेने वाला, अर्थात जल का अर्थ हो गया पानी, पानी में जन्म लेने वाला। अब पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है? तो पानी में जन्म लेने वाला होता है कमल। तो यहाँ पर जो जलज शब्द आया है ये देखिए 2 शब्दों से भी मिला है, जल और जैसे, और इसका कोई अलग अर्थ भी निकला, वो निकला कमल। ऐसे ही बात करें तो जलध,
जलद यानी जल, पानी, और दय का मतलब होता है धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला कौन होता है? बादल। तो यहाँ पर अलग अर्थ निकला बादल। ये शब्द जो है ये हमारे कहलाएंगे यौगिक शब्द। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। बात की हमने कि बनावट के आधार पर हमने 3 प्रकार देखे। पहला देखा रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और तीसरा यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई और अर्थ आपको नहीं मिलेगा। वो अगर अपने संपूर्ण रूप में है तभी उसका कोई अर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद हमने योग रूढ़ की बात की। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे और 2 या 2 से अधिक शब्द जो है उनका अपना अलग अलग, अगर हम उन्हें करेंगे टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे, तो उन दोनों का अपना अपना अर्थ निकलेगा। फिर हमने बात की यौगिक शब्दों की। तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर भी बनते हैं और उनका अर्थ कुछ अलग निकलेगा, अन्य अर्थ उनका निकलेगा, वो हो जाएंगे हमारे यौगिक शब्द। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये 2 ही प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे प्रकार पढ़ने के बाद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो प्रयोग और रहेगा हमारा अर्थ के आधार पर। उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज आप इन्हीं का रिवीजन करना ताकि आपके ये मिक्स नहीं हो। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आते रहे। धन्यवाद।